स्वागत है आप सभी का। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा है, ध्यान रखना है। और एक बात और कि अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे संबंधित टेस्ट टाइप होगा, उसका प्रिंट होकर आपको मिलेगा। तो एक सप्ताह का टाइम अभी आपको और मैं और देता हूँ। एक सप्ताह में जितना अधिक बढ़ जाए हम उस बीच में आपका सेकेंड सेक्शनल टेस्ट और थर्ड दो तीनों कराएंगे। और जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर आपका टेस्ट होगा फुल, जितना भी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फुल टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। आपको करना बस इतना है कि जो भी टॉपिक है, जो भी हमने आपको सब्जेक्ट में क्रोनोलॉजी समझाया है, मतलब आर्टिकल 1 से लेके 51 का तक तो आपको याद रखना है। मैं बार बार चर्चा करता हूँ, उसमें मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। दूसरा कि जो टॉपिक आपका समाप्त होते जा रहा है उसके साथ आप लुसेंट भी पढ़ते चलिए साथ साथ। टॉपिक समाप्त है, लुसेंट भी देखिए, लुसेंट में कुछ फैक्ट्स है उसको भी थोड़ा राइट डाउन करिए, याद कीजिए। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल नेचर का प्रश्न है, प्रश्न का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, उसकी चर्चा हम करते रहते हैं। वहाँ पर आपको दिक्कतें शायद नहीं होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लाइव सेशन में जुड़िए और लाइव सेशन में आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे अपनी तैयारी को एक रणनीतिक दिशा दे रहे हैं, मतलब आपका संपूर्ण तैयारी आपका है, ये मान कर तैयारी करना है। आपको ये नहीं मानना है कि मैंने नहीं पढ़ा है। जैसे जो भी चेतना हो, चेतना पदार्थ का निर्माण करती है, आपने जाना होगा। तो चेतना पदार्थ का निर्माण करती है, इसका अर्थ हुआ कि जो आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वही एनर्जी आपके साथ वाइब्स क्या होगी, टकराएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव विचार लेके अपने आप को आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको ये मान के चलना है कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे उसका जो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है थिंकर्स का, वो आपको आता है। ये आपके मन में विचार होना चाहिए कि हमको ये आता है। दूसरा, इसमें क्या होगा कि जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है, या मैं देख रहा हूँ लगातार कि जो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सफाई सबको दे रहा हूँ। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कहीं थोड़ा अधिक मैं आपको दे रहा हूँ सरकमफेरेंस में। ताकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी प्रश्न बहुत अधिक जटिल करे कॉन्सेप्ट के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, तो आप वहाँ पर गलती ना करें। हमारा ये भी मानना है कि चूंकि TRE 4 का डेट अभी तक नहीं आया है कि कब होगा क्या, हम मान के चल रहे हैं कि टेंटेटिव डेट मान के चल रहे हैं कि हो सकता है जून जुलाई। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टेट होने के बाद ही एग्जाम लेगा। जहाँ तक सरकार का योजना है या नियोजन है, कुछ मित्र भी है मेरे बता रहे थे कि पहले स्टेट लिया जाएगा, स्टेट के बाद जो बच्चे का डिग्री जिनके पास होगी और फॉर्म फिलअप होगा, ध्यान रखना है। तो आपके फॉर्म का संख्या बढ़ सकता है, मतलब आपके प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ेगी। तो क्वेश्चन का नेचर भी परिवर्तित होगा, ये भी ध्यान रखिए। जब आसान क्वेश्चन, जब बहुत कम भीड़ होता है तो क्वेश्चन बहुत अधिक टफ नहीं देते हैं, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होता है तो क्वेश्चन का लेवल ऑफ टफनेस को बढ़ाते हैं। तो हमें उन सभी एस्पेक्ट को, मतलब हमारी रणनीति, हमारी तैयारी की रणनीति में ये सभी चीज़ें आपको शामिल करनी होगी। हर सब्जेक्ट के लिए रणनीति बनाना है और मैक्सिमम प्रयास कीजिए टेस्ट सीरीज का। जितना अधिक क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा, क्वेश्चन के नेचर पर मत जाइए कि बहुत ईजी है, फुल टॉस है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन जितना आप कर सकेंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, आप करते चलिए। आपके नज़र से जितना क्वेश्चन गुजरेगा उतना ही आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि जब प्रश्न कुछ नया मिलता है तो आपके अंदर एक विचार पैदा होता है कि शायद हमने ये टॉपिक पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं था। टॉपिक आपने पढ़ा, लेकिन टॉपिक से प्रश्न करेंगे तो लगेगा पढ़ा तो है लेकिन प्रश्न में आंसर हम नहीं कर पा रहे। तो आंसर नहीं कर पा रहे, इसका कारण है कि टॉपिक आपने बस पढ़ते हुए निकल गए, सोचा कि चलो एक बार स्कैनिंग कर लेते हैं, स्कीमिंग कर लेते हैं, काम अपना हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न के रूप में आएगा तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। वहां पर द्वंद्व की स्थिति प्रकट होती है कि ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन, इसी को बोलते हैं कन्फ्यूजन। और ये कन्फ्यूजन तभी क्रिएट होता है जब आपने कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा हो तो शब्द से कितना भी खेल करे, कोई भी आयोग, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरा ये मानना है। आपका जो शैक्षिक विचार है, आप अपने शिक्षा से, बहुत बच्चे की रणनीति अलग अलग होती है। प्लानिंग एग्जामिनेशन का सबका अलग अलग है। जैसे हम लोग भी प्लानिंग बनाते थे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब एक प्रश्न कोई एग्जाम में आ रहा है किसी टॉपिक से, उसके लिए बहुत अधिक किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। हम एक प्रश्न के लिए कुछ पढ़ते ही नहीं थे, मान के चलते हैं कि आ गया तो ठीक, तुक्का लगा देंगे, ना तो नहीं पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में, इनसे प्रश्नों की संख्या पहले कम होती थी, इधर बढ़ा दी गई है। आर्ट एंड कल्चर में और इन्वायरमेंट में प्रश्न संख्या अधिक है, पहले नहीं होता था। तो साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों को हम लोग गौण मान के चलते थे, मुख्य विषय नहीं मानते थे, गौण मानते थे। लास्ट में जो जो टॉपिक से प्रश्न पीवाई की आता था उसके आधार पर तैयारी करते थे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होता। तो ये रणनीति होती है हमारी। आप देखिए कि 40 प्रश्न आपका जो मेन सेक्शन है इंडियन पॉलिटी में, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। बाकी जो आपका गौण सब्जेक्ट है, जो जीएस की हम चर्चा कर रहे हैं, उन सभी टॉपिक को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेन सब्जेक्ट तो तैयार हो जाएगा और जीएस में लटक जाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का है, मैं मानता हूँ, लेकिन जीएस में, हिंदी में थोड़ा सा तैयारी जरूर कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कि मेंस की तैयारी हम कर लेते हैं और सीसेट में फेल कर जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हिंदी में बहुत बच्चे फेल हो जाते थे यूपीएससी में। अब बताइए कि हिंदी ऐसा सामान्य सब्जेक्ट, जान मानना है कि आप हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान,
ठीक है, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हम बार बार चर्चा करते हैं, हम हिंदी में फेल कर जा रहे थे। इसका मतलब मेंस का पूरा तैयारी, ऑप्शनल पूरा तैयारी, निबंध पूरा तैयारी, अब पता चलता था कि हिंदी में और सीसेट में उनका क्वालिफाइंग नहीं हो, रीजनिंग में आपका गलत हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट को सीरियस लेना है, कॉन्शस होकर तैयारी करने की जरूरत होती है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है पोर्शन, में मानता हूँ सभी बच्चे 100% देना चाहते हैं, जीएस को थोड़ा इग्नोर नहीं कीजिएगा, साथ साथ पैरेलल आपको लेकर चलना है। लास्ट टॉपिक क्या था, मैंने क्या बताया, लिखिए, इसमें लिखना शुरू कीजिए। भारत का एक एक चीज खाली लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति वाला में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में मैंने शायद नहीं बताया था, लिखिए एक बार, एक इसी में उससे पहले, इससे पहले का जो पिछला लिखा है अपने जगह है उसमें थोड़ा सा बचा हुआ, उसमें लिख लीजिए, नोट लिख के या कहीं भी जगह लगा लीजिए, 91, ये छूटा हुआ इससे प्रश्न आया हुआ है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, हो जाएगा, बता देता हूँ। हाँ, अधिनियम आपको ज्यादा शॉर्ट करना है तो 91 CAA 2003 कर दीजिए, शॉर्ट में जगह ले लेगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या कीजिएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इकोनॉमी क्लास राम बाबू, टेस्ट का नहीं आता है सर, कहाँ कैसे होगा टेस्ट के लिए, तो आपको मैंने लिखवाया है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें क्या संशोधन होना है, क्या अब होगा, जब चुनाव, जब यहाँ पर जनगणना होगा, सेंसस होना है, अब सेंसन के बाद परिसीमन आयोग आएगा ही आएगा, क्षेत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, राज्यसभा में, तो मंत्रिपरिषद के लिए फिर से संविधान संशोधन करके इस आंकड़ा को बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि संसद भवन में सदस्य संख्या बढ़ना था तो नया संसद भवन बनाया गया, तो यहाँ प्रयास शुरू हो चुका है, ये भी संशोधन नया आएगा, और तब क्या क्या है दोनों याद रखने की जरूरत होगी। आपने जो सवाल किया है कि प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स क्लास, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़िए ना, 6 से 12 का एनसीईआरटी मैं यूट्यूब पर करने वाला हूँ शाम के 5 से 7 में, तो यूट्यूब में एनसीईआरटी ओरिएंटेड 6 से 12 में इकोनॉमिक्स का दोनों जो है एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों को शामिल करके आपका टेस्ट सीरीज चला देंगे। इससे बाहर इकोनॉमिक्स का कितना प्रश्न पूछेगा, 3 से 4 पूछेगा जीके में। स्पेशल इकोनॉमिक पढ़ना है, अगर इकोनॉमिक्स स्पेशल पढ़ना है तो सब्जेक्ट शायद आप बात कीजिएगा संस्थान से, कोई फैकल्टी अगर है, फैकल्टी तो थे शायद पढ़ा के चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पढ़ना है तो आप ऑफिस से बात कीजिए, इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रीलिम्स में मैंने बताया था कि जीके में आपने सिलेबस देखा नहीं है क्या अभी तक, बिना युद्ध की तैयारी किए हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं आप लोग, सिलेबस पता है ना कि जीके भी है आपका, और 120 नंबर का क्या है, मेन सब्जेक्ट है, कितना है, 40 का मेन है, बाकी कितना संख्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका मान के चलते हैं कि 40 ये हुआ, कोई सब्जेक्ट है 40 है, मान ली पॉलिटिकल साइंस किसी का है, इंडियन पॉलिटी किसी का है, किसी का इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, 40 तो संख्या वहां हो जाएगा। हिंदी कितना है, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 प्रश्न तो यहाँ ऐसे हो गया, बाकी 40 प्रश्न और है, 40 का जीएस है तो कितना 120 हुआ, और कंपलसरी 30 का हिंदी या इंग्लिश होगा, यही ना होगा। तो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, उसमें क्या है कि सिर्फ आपको क्या करना है, नेचर क्या है उसका, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका 120 नंबर का मैं बता ही रहा हूँ, तो 40 नंबर का तो जीएस है ना, और 80 नंबर का 2 सब्जेक्ट है ना, तो आपको जीएस में क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं रहेगा क्या? अगर आपको लग रहा है कि जीएस में इकोनॉमिक्स से, जनरल साइंस से या इससे प्रश्न नहीं होना है, तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी ध्यान रखिएगा, और आर्ट एंड कल्चर को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जब बीपीएससी कंडक्ट कर रही है एग्जामिनेशन को, तो बीपीएससी कभी भी ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ेगा, खासकर वैसे प्रश्नों को जिससे वो बच्चों को फंसा सके। आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5 ऑप्शन ऐसे ही तो नहीं दिया गया है, कि कुछ ना कुछ रणनीति होती है एग्जामिनर की, कि हम 5 ऑप्शन इसलिए दिया करते हैं कि अगर कोई भी मामला केस में कोर्ट में जाता है तो ई ऑप्शन से वो अपने आप को बचाव कर लेता है।
तो हमें ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स क्लास भी लगभग शाम के 5-7 बजे, कल तो क्लास शुरू हुआ था। हिस्ट्री का क्लास मैंने एनसीईआरटी ओरिएंटेड शुरू कर दिया है। कल बीच में ही बैटरी खत्म हो गया, ये लोग चार्ज नहीं कर पाए थे, तो क्लास ज़्यादा नहीं हुआ। आज होगा 2 घंटे का क्लास, और डेली होगा। तो इसमें हम पहले बिहार स्पेशल भी शामिल करेंगे, हिस्ट्री टोटल, फिर बिहार स्पेशल चालू करेंगे, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कराएंगे, इकोनॉमिक्स पूरा कराएंगे, ज्योग्राफी में दोनों पार्ट, वर्ल्ड और इंडियन, दोनों को पूरा कराएंगे। तो एनसीईआरटी 6 से 12 आपका वहीं से काम आ जाएगा, कहीं मत पढ़िए, हम पर भरोसा करिए, वहां आइए, आपका काम वहीं से हो जाना है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा के लुसेंट पढ़िए ना, लुसेंट से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि बहुत किताब है। किताब का नाम बताएंगे तो ऐसा ऐसा किताब है, ज्यादा पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कम पढ़िएगा, कम दिन में याद हो जाएगा, ज्यादा पढ़िएगा ज्यादा दिन लगेगा, और ज्यादा पढ़ने के बाद फिर दिमाग अपने आप लड़ने लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फैक्ट कम रखिए, आपका काम आसान होगा। ज्यादा फैक्ट जमा कीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लिखिए, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा, 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा द्वारा महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 76, याद रखना है इसको। लिखिए, अगला पॉइंट, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तथा तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लिखिएगा अगला पॉइंट, महान्यायवादी, अगला पॉइंट लिखिए, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। अगर योग्यता से प्रश्न पूछे कि महान्यायाधीश का एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबल किसमें है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, जितना उसको चाहिए, जितना जानकारी चाहिए, तो जो उसकी अर्हताएं हैं वही अर्हताएं क्या होगी, इसके लिए भी होगी। पेमेंट उमेंट से जनरली प्रश्न राष्ट्रपति का पेमेंट पूछ लिया था एक बार गलती से, बस। जनरली राष्ट्रपति के बाद पेमेंट नहीं पूछता है, ठीक, सब बराबर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, यह भारत सरकार को यह भारत सरकार को यह भारत सरकार को यह भारत सरकार को ऐसे विधियों के मामले में सलाह देता है। यह भारत सरकार को ऐसे विधियों के मामले में सलाह देता है जो जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए होते हैं, जो, गुड मॉर्निंग विकेश, जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए होते हैं। अब देखो, महान्यायवादी का काम कुछ नहीं है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार पर बहुत सारा केस होता है, इंटरनेशनल केस भी होता है, नेशनल लेवल पर केस होता है, राज्य सरकार भी केस कर देती है। तो जहां पर भारत संघ वाद अन्य होगा, वो जितने जो वाद होंगे, उस वाद का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होगा, तो भारत के राष्ट्रपति इसको सौंप देते हैं काम कि देखिए भारत सरकार पर केस हुआ है, इस केस का आपको बचाव करना है, लड़ना है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो जितना जो वाद आएगा उसमें कौन लड़ता है, महान्यायवादी लड़ता है। तो सब का टोटल कोई भी मामला, अगर आईसीजे का मामला है तो चाहेगा सरकार इसको सौंप सकती है, जा सकता है। लेकिन ऐसा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है, उसमें और भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील है, वो जाके लड़ लेते हैं,
मना नहीं है। अब देखो, महान्यायवादी का प्रैक्टिस का रोक नहीं है। सरकार के खिलाफ जितना केस आएगा वो नहीं लड़ पाएगा। जैसे मान लो कि सरकार पर तुमने केस किया है, तो तुम्हारे फेवर में महान्यायवादी नहीं लड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य कोई मामला है, प्राइवेट केस है, बस भारत सरकार उसमें कोई अभिकर्ता नहीं होना चाहिए। तो जहां भारत सरकार का कोई मामला नहीं है, अगर कोई केस आता है तो जाके लड़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते भारत संघ या भारत सरकार से संबंधित किसी भी केस में जिसमें भारत सरकार को एक मुद्दा बनाया गया हो, मुद्दई बनाया होगा, उसका केस ये नहीं लड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के खिलाफ ये नहीं लड़ सकता है। सरकार के लिए इसको चुना गया है, सरकार के खिलाफ इसको नहीं चुना गया है। तो एक प्रश्न पूछा था कि क्या भारत के महान्यायवादी अन्य अन्य कानूनी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं जो भारत सरकार के या भारत संघ के अधिकारिता से बाहर हो? तो कर सकता है, सिंपल है। समझा गया? इसमें ये प्रश्न पूछा इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर पूछा जाए कि क्या भारत के महान्यायवादी के द्वारा अन्य किसी कोर्ट में प्रैक्टिस किया जा सकता है, किसी प्राइवेट या किसी भी कंपनी, निजी कंपनी के केस को लड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला आता है तो इसमें भारत सरकार का पक्ष लेंगे, विपक्ष में नहीं जा सकते, एक अधिकार नहीं। आगे लिखिए, नेक्स्ट। अगर लिखिए, लिखिए, इसके कार्यकाल, इनके ऐसे कर लीजिए, इनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इनके कार्यकाल की इनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। अर्थात 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 इनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। अर्थात अर्थात सामान्यतः सामान्यतः सरकार का सरकार का पदावधि पूरा होने पर, पदावधि पूर्ण होने पर, सरकार का पदावधि पूर्ण होने पर ये स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। सामान्यतः सरकार की पदावधि पूर्ण होने पर ये स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। सरकार की पदावधि पूर्ण होने पर वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। अब देखो, मान लो कभी मोदी जी का सरकार है, अगर अब कांग्रेस चुनाव जीत गई, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इनका इनका ऐसा नहीं कि इनको हटाया जाएगा, लेकिन ये स्वेच्छा से हट जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं अगला सरकार रखेगी न रखेगी, तो जिस सरकार में इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, उसी सरकार के कार्यकाल तक सामान्यतः अभी तक देखा गया है कि इन्होंने काम किया है। अगर इनकी इच्छा हो तो नहीं भी हट सकते हैं, लेकिन हो सकता है नई सरकार, चूंकि पुरानी सरकार ने इनको चुना है, तो नया सरकार सोचेगा कहीं फेवरिज्म करेगा। समझ में आ रहा है बात को? इसको मानते हुए इनको पद से खुद ही शिक्षा शिक्षा। अब देखो, ये इनका पदावधि क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा उसका पदावधि फिक्स नहीं है। बहुत मामलों में तो ट्रांसफर राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जैसे राज्यपाल। लेकिन इनका क्या है कि पदावधि का कोई ऐसा ब्यौरा संविधान में नहीं है कि 5 साल के लिए होंगे, 10 साल के लिए होंगे। ये इतना माना गया है जो सत्ताधारी पार्टी होती है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, और समानता उनका टर्म पूरा होता है, ये इस्तीफा दे देते हैं। याद रहेगा हमेशा। तो अगर पूछा जाए कि इनकी कार्यकाल की अवधि क्यों निश्चित नहीं है, तो क्या बताओगे? चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते। समझ में आ गया ना? आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, हेडिंग लगाइए, महान्यायवादी की शक्तियां। हेडिंग लगा दीजिए, महान्यायवादी की शक्तियां। कौन कौन सी शक्ति धारण करेंगे? महान्यायवादी की शक्तियां लिखिए इसमें। इनके द्वारा भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार। इनके द्वारा भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इनके द्वारा भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, कर दीजिए, सुनवाई का अधिकार है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए, ये संसद के दोनों सदनों ये संसद के दोनों सदनों एवं संसद द्वारा गठित एवं संसद द्वारा गठित विभिन्न समितियों में हिस्सा ले सकते हैं। ये संसद के दोनों सदनों एवं संसद द्वारा गठित
विभिन्न समितियों में हिस्सा ले सकते हैं, विभिन्न समितियों में हिस्सा ले सकते हैं, परंतु इन्हें मताधिकार का परंतु इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, परंतु इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, परंतु इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। इसका कारण बता सकते हो क्यों नहीं होता है? हिस्सा लेगा, कार्यवाही में भाग ले लेगा, किसी समिति में इनको विशेष आमंत्रण हो सकता है, जा सकते हैं, संसद के कोनो सदन में जाके खड़े हो जाएंगे, बहस कर सकते हैं, मतदान क्यों नहीं करेंगे? लिखो, ब्रैकेट में लिखो, चूंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लिखो, चूंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं इसलिए मतदान नहीं करेगा। जो मेंबर है वही ना मत देगा। चूंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना है, चूंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला लिखिए, महान्यायवादी को वे सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। न्यायवादी को वे सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। महान्यायवादी को वे सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त है जो जो सांसदों को मिलता है, जो सांसदों को मिलता है, संसद के सांसदों को, जो सांसदों को मिलता है। बंगला, गाड़ी, घर, सारा चीज, वेतन भत्ता, टोटल चीज इनको मिलेगा। जो किसी भारतीय सांसद को, पार्लियामेंट के किसी एक सांसद को जो सुविधा है वो सभी सुविधा किसको मिलेगा? महान्यायवादी को। हो गया, इससे ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्या हुआ? मानना चाहिए, पीएम से तो नहीं है पावरफुल, लेकिन ये मानना है कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कड़ी है ये। ठीक है, हाँ, तो ये एक कड़ी का काम करता है जो सरकार और न्यायपालिका दोनों को जोड़े हुए है। एक मामले में भी देखा जाता है। आगे लिखिए, अगला लिखिए, हेडिंग लिखिए, राज्य की कार्यपालिका। संघ का हो गया, अब हम राज्य बताए थे ना, संघ, राज्य, स्थानीय तीनों एक साथ कराएंगे। लिखिए, राज्य का कार्यपालिका। अब इसको समझाने में आसान हो जाएगा मेरे लिए। राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एक्सिक्यूटिव, स्टेट एक्सिक्यूटिव। लिखिए, इसमें पहले थोड़ा सा डायग्राम बना दिए थे, याद है? डायग्राम बनाए थे ना, क्या क्या है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद तीन ही है, और महाधिवक्ता है, चार है। लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए एक ठो। राज्य की कार्यपालिका में पहला लिख लीजिए, ऐसे राज्य की कार्यपालिका है ना, चार लाइन दे दिए। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल लिखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री, यहाँ पर मंत्रिपरिषद और और यहाँ पर कर लीजिए महाधिवक्ता। ठीक है, इसको लिखिए, एक एक करके इसको लिखवाते चलेंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के मुख्यतः चार अंग हैं। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता है। ठीक है, लिखिए, इसके बारे में थोड़ा सामान्य लिखिए। लिखिए, इसका प्रावधान, मतलब राज्य की कार्यपालिका का, ठीक है, इसका प्रावधान संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 के अंतर्गत किया गया है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत किया गया है, के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब हेडिंग लगे राज्यपाल। हेडिंग लिखिए, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल। लिखो, केंद्र की भांति, केंद्र की भांति ही, केंद्र की भांति ही राज्यों में राज्य का प्रमुख, राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री। केंद्र की भांति ही राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है,
जबकि शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री, शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री, ठीक है। तो शासन का प्रमुख क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर केंद्र में क्या है, राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। औपचारिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। सेम राज्य में भी क्या किया गया है कि वास्तविक प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री, और औपचारिक प्रधान कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल को हम बोलेंगे कि शासन का प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री है, जबकि राज्य का प्रधान कौन है, मुख्य राज्यपाल। तो यही मैंने लिखवाया कि राज्य का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल, जबकि शासन का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। अगले लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए राज्यपाल, राज्यपाल मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है, सलाह से कार्य करता है, तथा इसकी नियुक्ति, तथा इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, तथा इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत, आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल, सॉरी, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 155 याद रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के द्वारा, 155 याद रखना चाहिए। किस आर्टिकल के द्वारा, 155। 153 से 167 है, तो 153 प्लस 2 मतलब 155 में इसकी व्यवस्था है। आगे लिखिए, अगला लिखिए, लिखिएगा। राज्यपाल, राज्यपाल केंद्र का, केंद्र का राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ राज्य के शासन का, साथ ही साथ राज्य के शासन का, राज्य के शासन का, शासन का प्रमुख, राज्य के शासन का प्रमुख, प्रमुख कार्य निभाता है, प्रमुख कार्य निभाता है, कार्य निभाता है, निभाता है, जिसमें, जिसमें, जिसमें इसके नाम से कार्य किए जाते हैं, जिसमें इसके नाम से कार्य किए जाते हैं, इसके नाम से कार्य किए जाते हैं, किए जाते हैं, और मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्य का प्रमुख होता है, और मुख्यमंत्री कार्य को क्रियान्वित कर, कार्य को क्रियान्वित, क्रियान्वित करता है, लिख दीजिए। और मुख्यमंत्री कार्य को क्रियान्वित करता है, मुख्यमंत्री क्रियान्वित लिख दें। मुख्यमंत्री कार्य को क्रियान्वित करता है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की चर्चा की गई है, या व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154(1), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154(1), 154(1) ब्रैकेट में 154(1) यह प्रावधान करता है कि, यह प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 154(1) यह प्रावधान करता है कि, करता है कि राज्य की कार्यपालकीय शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऐसे लिख लीजिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, पाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, जिसका प्रयोग वह
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अगला पॉइंट लिखिए, माध्यम से करेगा। फिर लिखिए, लिखिए राज्यपाल की योग्यता, हेडिंग लगाइए, राज्यपाल की योग्यता लिखो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 व 158, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 एवं 158, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 एवं 158 के अंतर्गत वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो, के अंतर्गत वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो, वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो पॉइंट 1 भारत का नागरिक हो, पॉइंट 1 आइए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पॉइंट 2 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पॉइंट 2 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। पॉइंट 3 किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं हो, पॉइंट 3 किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं हो, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं हो, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं हो। अगला, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, नहीं हो। परंतु अगर वह सदस्य है भी, वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, परंतु अगर वह सदस्य है भी तो राज्यपाल बनने की तिथि से, तो राज्यपाल बनने की तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो राज्यपाल बनने की तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप लिखिएगा, तो राज्यपाल बनने की तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मतलब संसद से भी जहां का भी मेंबर हो सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो राज्यपाल बनने की तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब लिखिए राज्यपाल का शपथ, हेडिंग लगाइए, कितना पेज छोड़ना है बता दिया जाए इनको। हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोग को एक बार कॉपी मिला था, मतलब प्रोफेसर साहब थे तो बहुत सारा कॉपी आ गया था, तो हम लोग को दिए कि इसका स्केलिंग कर दो, थोड़ा चेकिंग कर देना, तुम तेज विद्यार्थी हो। हाँ, राज्यपाल का शपथ। तो स्केलिंग करने का मतलब होता है कि उनको टाइम काटना होता था, उनका तो कुछ काम था नहीं, तो पहले क्या होता है यूनिवर्सिटी में कॉपी आता था, चेक भी नहीं होता था, सब विश्वविद्यालय का वही हाल था, पुराना मार्क्स उठा जाता था, उसको उसी आधार पर करके नंबर दे दिया, तो उसमें झगड़ा ये हो जाता था कि कोई तेज विद्यार्थी है तो वो करता था 3rd डिवीजन, और कोई बोका उका है वो करता था 1st डिवीजन। अब बार बार लड़ाई हो जाए, पता चले कि कॉपी ही चेक नहीं हुआ है, तो हम लोग बहुत जोर दिए, एन कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो एन कॉलेज में हम जोर दिए कि नहीं ऐसा है, कॉपी चेक होना चाहिए, तो सरकार भी थोड़ा गाइडलाइन जारी किया, कॉपी चेक होना चाहिए था। प्रोफेसर साहब लोग को तो पान खाने से फुर्सत नहीं रहता है, अब वो पान खाए के कॉपी चेक करे, हम लोग नया नया थे तो हम लोग को उतना बुद्धि था नहीं, तो उपयोग हुए, तो बोले कि तुम लोग तो बहुत तेज विद्यार्थी है, तो 5-7 को मुर्गा हम लोग को बना दिए, कहें कि ले जाओ कॉपी चेक कर देना। आप लालच दे दिए कि हर कॉपी में 500-1000 रुपया, तो मैट्रिक में सुनते थे हम लोग, कॉलेज में कौन डालता है, तो हम लोग उसी बहाने ले गए कि चलो कुछ कमाई हो जाएगा, पॉकेट खर्च निकलेगा, तो हम 2 बंडल उठा लिए कि चलिए कर लेते हैं, सर गए, तो बताया कैसे चेक करोगे, तो हम बताए कि चेक करेंगे, पढ़ेंगे, नहीं लिखा हुआ देंगे ना, मतलब नहीं देंगे तो ना 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 ना, वो तो बर्बादे कर देगा हमारा, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है तुम लोगों को कि हाथ देख रहे हो, ये हमने, हाँ तो ये स्केल है, तो उस वक्त भी हाथ इतना ही बड़ा था मेरा, तो ये इसे नापना है कॉपी, तो जो पूरा पेज लिखला होगा, 6 पेज अगर पूरा नाप देना, 6 पेज पूरा अगर नापाया, उसको देना है 20 नंबर है तो 16 नंबर दे देना, बहुत बढ़िया। और
उससे कम होगा तो घटा देना 12 नंबर। सर मान लीजिए कि 3 पेज लिखा है तो 5-6 नंबर दे के निकाल देना। हाँ, लास्ट में जब काउंट करना तो देखना कि फेल तो नहीं ना कर रहा है, ठीक है। अगर फेल कर रहा है तो फिर पीछे जाना और सब में एक एक नंबर बढ़ाना, मतलब +1 करने का काट के नया नंबर चढ़ाना। तो हम लोग तो समझ गए। फिर हम लोग को बोले कि सर हम लोग का भी तो कॉपी ऐसी चेक होता हुआ, तो बड़ा ठठा ठठा के हंसे कि हाँ बात तो सही है, लेकिन नहीं, तू लोग का स्पेशल कॉपी चेक होगा, हम लोग एकदम बढ़िया से बैठ के चेक करेंगे। हम लेकिन बढ़िया से चेक कीजिएगा तो तब मार्जिनल कर दीजिएगा, हम लोग को ही नापिए कि दे दीजिए। तो उस दिन हमको पता चला कि कॉलेज में जो 600 वर्ड में लिखना होता है वो सत्य है। इसीलिए मेरा दोस्त था एक आशिक, उसका नाम ही था आशिक अली, तो बहुत सारे तिनकाते थे हम लोग। तो जनरली क्या करता था कि वो क्या करता था, गाना लिखता था भोजपुरी। तो वो क्या करता था, 1 पेज लिखा, 1.5 पेज लिखा, दूसरा पेज लगा गाना लिखने। तो गाना भी एक पर एक लिखता था। भोजपुरी में ऐसा सा गाना लिखता था जो लेटेस्ट अश्लील गाना होता था वो सब। हम लोग टोकते थे कि रे तुम लिख रहा है, मान लो कि कहीं पढ़ लिया, अरे क्या पढ़ता है, हमसे कभी भी उसका नंबर ज्यादा आया ठीक है। हम बोलते ठीक है यार, तुम्हारा पढ़ना भी नहीं है, नंबर भी ज्यादा आ रहा है। तो ये पहले का विश्वविद्यालय शिक्षा है, और इसी का भुगतान हुआ कि इतना जो बेरोजगारी है या टैलेंटेड लोग नहीं है जिनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार को कोसते। मेन है कि कहीं भी अगर आपके पास टैलेंट है तो प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट को आज भी मान्यता देता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में रट के जाओगे। यही कारण है कि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए फिर से एनसीईआरटी हम लोग पढ़वाते हैं कि फिर से पढ़ो मन से। उस वक्त तो पास करने के लिए पढ़े थे, अब ग्रेजुएशन में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्नातक नहीं है। लेकिन उससे पूछोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण और परिणाम लिख दो, तो हमको नहीं लगता है कि बढ़िया से लिख पाएगा। क्योंकि कारण परिणाम उस वक्त उसको याद था, गैस मिलता था, बहुत सारा भारतीय गैस था, एटम बम था, हम लोग भी एटम बम लिए थे। एगो विश्वविद्यालय गैस था, तो प्रोफेसर साहब कहते थे कि एक ईयर बीच करके ले लेना। उसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं, सही वही आता ही था। अब हम लोग रट उठ के जाता था, खाली पॉइंट, कुछ पॉइंट वो रट गया, कुछ पॉइंट वो रट गया, ऐसे करके पॉइंट खाली हम लोग को मिलता था, बाकी तो इसी डील कर देना है। तो हम लोग डील करते थे या कोई गाना लिखता था। तो अब क्या हुआ है कि अब स्केलिंग बदल दिया गया है। अब क्या हुआ, कॉपी दूसरे जगह जाता है। अब थोड़ा सा पारदर्शिता है। तो अभी के समय में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का असर है, और पाटलिपुत्र से पढ़ रहे हो, पटना से पढ़ रहे हो, तो कॉपी चेक बढ़िया से हो रहा है, मगध भी चेक करता है। तो ये पहले का स्थिति अलग था। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर अभी भी यही हाल है, अगर आपने ग्रेजुएशन, जिसका एकेडमिक्स अच्छा है, कोई भी बच्चा जिसका एकेडमिक्स का मतलब 1 to 5 नहीं मानना है, जिसका 8 से लेके 12th तक अच्छा उसने पढ़ा है, वो प्रथम या दूसरे अटेम्प्ट में किसी भी परीक्षा को पास कर सकता है, ठीक है। जिसका एकेडमिक गड़बड़ है उसको 2-3 साल लगता है तैयारी करने में। तो जिसका एक, इसीलिए बार बार हम जोर देते हैं, प्राथमिक शिक्षा और एकेडमिक्स पर जोर इसीलिए देने की जरूरत है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जब तक नहीं करोगे, आगे 3 साल 4 साल तुमको एज अ बर्डन पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो पास करके तुम लिखे हो। तो क्यों नहीं, जब समय मेरा व्यतीत होगा तो उसी समय क्यों नहीं ध्यान देंगे। चलो तुम लोग का तो समय गया, अपने बच्चों को कम से कम ये आदत डालना अनुशासन वाला, एकेडमिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दिलवाना। कुछ मत करो, एक अपनी गलती को मत रिपीट करो, ना तो फिर वो भी हो जाएगा तुम लोग की तरह, वही पंचवर्षीय प्लान में फंसेगा। 5 साल का प्लान उसका भी होगा, पंचवर्षीय योजना, सप्तवर्षीय योजना खत्म भी हो चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट शपथ में लिखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159, 159, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में, 159 में, 159 में दिए गए प्रतिज्ञान के अनुसार, प्रतिज्ञान मतलब जो शपथ का कुछ दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है, तो ऐसे इसी में लिखवा देता हूं, आपको अलग क्यों लिखवाऊंगा। दिए गए प्रतिज्ञान के अनुसार, दिए गए प्रतिज्ञान के अनुसार राज्यपाल, राज्यपाल को, राज्यपाल को, राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, समक्ष, समक्ष शपथ लेनी होती है, शपथ लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। अब शपथ में क्या है, संविधान का संरक्षण करेंगे, रक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे, जन सेवा करेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, इत्यादि इत्यादि वचन हम देते हैं। वो कभी नहीं पूछेगा। तो इसीलिए मैं लिखवाया कि शपथ का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश या उसके समक्ष ये क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो शपथ किस, कौन दिलवाएगा राज्यपाल को,
राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति दिलवाने नहीं आएंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे। शपथ दिलवाने का काम संबंधित राज्यपाल का हाई कोर्ट करेगा। समझ में आ गया? आगे लिखिए, लिखिए कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, ऐसे एक एक करके लिखवाते चलेंगे तो अच्छा बन जाएगा नोट्स। राज्यपाल का कार्यकाल, दोबारा कोई एग्जाम दो, भगवान न करे कि दोबारा एग्जाम देना पड़े, इसी में आप लोगों का हो जाए, लेकिन दोबारा कोई भी एग्जाम दो, सीधे नोट्स पढ़ना, कहीं नहीं पढ़ना है, कोई लुसेंट फुसेंट नहीं, नोट्स पढ़ना काम हो जाएगा। लिखो राज्यपाल का कार्यकाल, लिखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 156, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 156 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला लिखिए, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल 6 वर्ष कहाँ है? 5 ही वर्ष है। जो राज्य का शासन होगा वही राज्यपाल का होगा। वो तो कोई जरूरत तो नहीं है कि राज्यपाल 5 साल रहे, तो 1 साल नहीं टिक सकता है, 2 साल में चल जाते हैं, वो राष्ट्रपति के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। लिखिए ना, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु किंतु वह इससे पूर्व भी, किंतु राज्यसभा का आप सोच लिए हैं क्या? राज्यसभा, आप आंसर राज्यसभा का दे रही हैं, ठीक है, वो अलग है, ये राज्यपाल की चर्चा हो रही है, राज्यसभा की नहीं। क्या लिखा है लास्ट में, लास्ट लाइन, किंतु वह उससे पूर्व भी अपना त्याग पत्र, किंतु वह उससे पूर्व भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है, राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अब देखो शपथ कौन दिलवा रहा है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, लेकिन त्यागपत्र किसको दे रहा है, राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, जो नियुक्त करेगा उसी को त्यागपत्र मिलेगा। शपथ राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल का शपथ राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा क्यों दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति गौरव का पद है, राष्ट्रपति का पद क्या है, गौरवमय है, महामहिम, तो वो हर राज्य में घूम घूम के राज्यपाल को शपथ दिलवाते चलेंगे क्या, दिलवाएंगे नहीं ना। तो इसीलिए किया गया प्रोविजन कि राष्ट्रपति का पद क्या है, एक गौरवशाली पद है। तो राष्ट्रपति, अब सोचो कितना राज्य है, सब राज्य में राज्यपाल होगा, अरे किसी किसी 2 राज्यों को मिला के एक राज्यपाल है, लेकिन हम इतना मान के चलते हैं कि लगभग 28 राज्य है, तो 25 राज्यपाल तो होंगे, होंगे ना, कभी कभी तो 28 राज्यपाल होगा। तो 28 राज्यपाल का हर 2 साल पर ट्रांसफर होते रहता है, ये भी ध्यान रखना है, 2 साल 3 साल, ठीक है। अब राष्ट्रपति कहाँ कहाँ जाएंगे बेचारे सबको शपथ दिलवाने, इसलिए कहा गया कि संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश को दे दिया गया कि आप शपथ दिलवाइए। बोलो। हम्म, इसलिए दिया जाता है कि लोग, अब देखो क्वेश्चन तुम मेंस का पूछे हो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान बता देते हैं, इसमें क्या होता है कि लोकसभा ही क्या होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया तो अविलंब उसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देनी है, क्योंकि राष्ट्रहित का मामला है, एक सर्वोच्च संवैधानिक पद खाली हो गया है, और लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, जनता का, याद है। तो जनमत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, लोकसभा, इसलिए लोकसभा स्पीकर को तुरंत सूचना देना पड़ता है कि इसके लिए जल्दी व्यवस्था बनाइए और चुनाव करवाइए। उसका कोई मतलब ही नहीं, वो तो सेकेंड पद है ना, फर्स्ट पद कभी खाली नहीं रह सकता। आपका उत्तर, आप इनका प्रश्न कुछ और था, आपका उत्तर बिल्कुल अलग है। इसमें देखिए, हाँ हाँ, राज्यपाल सेम राज्य से चुना ही नहीं जाता है। अगर सेम राज्य से, आपको बताएंगे, एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है और सरकारिया आयोग भी है केंद्र राज्य संबंध में, तो सरकारिया आयोग भी तो यही रिपोर्ट दिया था कि सेम राज्य का या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेवरिज्म करेगा वो।
अब हमारा कोई आदमी है, अब इसको हम राज्यपाल बना दें, ये मेरा आदमी है, हमारा सरकार चल रहा है, तो हर मामला में हमारा फेवर करेगा। अपोजिशन को तो यही, हमको तो कुछ बोलना ही नहीं, यही काम चला देगा। समझ में आ रहा है? जैसे आजकल पत्रकार लोग, सरकार का 80% काम वही लोग कर देता है। सरकार को कहाँ प्रवक्ता बनना है? सरकार को देख रहे हो प्रवक्ता बन रहा है क्या? सरकार का प्रवक्ता तो अब बन चुका है पत्रकार सब। ठीक है, तो आधा काम निगोशिएट वही कर देता है। मतलब अगर किसी राज्य के, कोई भी राज्य का प्रवक्ता है, किसी सरकार का प्रवक्ता नहीं भी है किसी डिबेट में, तो पत्रकार लोग उसका ही सारा काम निभा देते हैं। तो यही हम इसलिए डिबेट कर देखना ही हम छोड़ चुके हैं। कुछ होता है, कुछ ऐसे चैनल्स है जो थोड़ा सा ही गरिमा बनाए रखे हैं, बाकी में तो देखिए है कि आया बुलाता है वो दाढ़ी वाला को, वो पगड़ी वाला को, सबको सबको बुला बुला के 5 को खिचड़ी बुला लेगा। अब आदमी का कोई काम है नहीं। अब जो आदमी बिल्कुल निकम्मा है 100%, वो तो टीवी खोल के रिमोट पर बैठा रहता है। अब उसके सामने सबसे पहले आएगा कि देश में है संकट की स्थिति, तुरंत कान इसका खड़ा हो जाएगा कि चाय बंद करो, अभी देखने दो, संकट में गुजरेगा तो हम संकट में गुजरा, ऊपर से देशों गुजर जाएगा, पता नहीं क्या क्या गुजरेगा अभी। ठीक है, जैसे डायबिटीज वाला कोई बूढ़ा है, उसको डायबिटीज है, उसको मीठा खाने का मन है, रसगुल्ला खाना चाहता है, घर में उसका बाल बच्चा अफसर है, तो अफसर है तो उसको डेली आ रहा है रसगुल्ला, फ्रिज तो उसका भरा हुआ है मिठाई से। अभी जाता है 2 बार जीव ऐसे से करता है फ्रिज के सामने, है बाबा नहीं खाना है मिठाई, बहू आती है, देखिए पिताजी मिठाई नहीं छूना है, डायबिटीज है आपको। ये भी क्या करता है कि उधर मन महसूस के चल जाता है। ठीक है, और किसी पेपर में गलती से अगर पिछला पेज में आया कि डायबिटीज वाले भी मिठाई खा सकते हैं, ये दवाई आया है, वो पेपर लेके सारा घर में जाके पहले उसी को जो टोकता है उसी को दिखाए, देखता क्या लिखा है, देखो पढ़ो इसको, दिन चश्मा लगा के पढ़ो क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि डायबिटीज वाला भी आगे तुम पढ़ो तो मिठाई खा सकता है, काहे नहीं खाने देता। तो यही हाल यहाँ पर हम बताए कि लगभग यही हाल चलता है हर डिबेट में। आगे लिखे नेक्स्ट, क्या लिखवाया मैंने लास्ट, लिखिए। हाँ अगला लिखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त भी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त कर सकता है, पुनः नियुक्त कर सकता है। साथ ही में राज्यपाल के कार्यकाल समाप्ति पर साथ ही में राज्यकाल के कार्यकाल समाप्ति पर जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, साथ ही में राज्यपाल के कार्यकाल समाप्ति पर जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह पद धारण किए रहेगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अब राष्ट्रपति की शक्तियां, इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, लिखिए, हेडिंग लगाइए, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति बोल रहे सॉरी, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां। अब देखो, शक्ति और कार्य में अंतर है क्या? शक्ति से क्या मिलता है? पावर मिलता है। अब पावर से क्या मिलता है? वर्क करने का क्षमता। तो वर्क इज पावर। तो कार्य कैसे करेगा? जो उसके पास प्रोविजन है, प्रोटोकॉल है, उसी अनुसार काम करेगा। आगे लिखिए, इसमें लिखना शुरू कीजिए, कार्यकारी शक्तियां। सबसे पहले कार्य, एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां लिख दें। कितना बार तो आप लोग पढ़े हैं, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। जिसका जिसका अंतिम एज रहता है ना एग्जाम का, जैसे 1 साल बचा हुआ है, 2 साल एज बचा हुआ है, उनमें अचानक सरस्वती माता का पैठ हो जाता है। उनको लगता है कि जे मिल जाए भाग्य में वही पकड़ लेंगे। पहले तो नखरा करते हैं, हम ये नहीं पढ़ेंगे, ई फॉर्म हम थोड़े भरते हैं, मजाक लेते हो तुम। कोई का बोल दिया तो उसके, अरे आया है ग्रुप डी का, भर दो ना। तो हमको इस लायक समझता है रे, ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे। अंतिम एज आता है तो क्या करते हैं, ग्रुप डी भी भर देते हैं, डी के नीचे अगर ई वाला है वो भी भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन की तैयारी में जो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, उनका मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं है। नहीं तो प्रीलिम्स निकालना या जनरली किसी भी एग्जामिनेशन में न होना, इसका एक ही कारण है, मोटिवेशन तो हाई लेवल का है शुरुआत में, लेकिन कंटिन्यूटी क्या है, जीरो है। तो जो भी कंटिन्यूटी वाला है,
क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपका रिजल्ट देगा। आप कितना पढ़ने में तेज हैं, कितना कमजोर है, स्लोथ है, रिजल्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी सुनते हो कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि अरे वो बोकवा कैसे नियुक्त हो गया। तो बोका नहीं था वो, क्या किया आपने, क्या किया था, अपने तेजी के कारण आपने क्या किया कि अपना मेंटेन नहीं किया, क्या रूटीन, कंटिन्यूटी आपकी नहीं रही। आप 2 महीना पढ़े, एग्जाम के समय किताब उठा के और फिर पढ़ के चल दिए। लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूटी अगर आपकी बड़ी रहेगी तो सतत, इसी बोलते हैं कि सतत प्रयास ही जागरूकता है। तो सस्टेनेबल अगर आप एफर्ट लेते रहेंगे ना तो रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो मान लो कि अभी तुम एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, इसके बाद एग्जाम में जब तक रिजल्ट नहीं आए तब उसके बाद क्या करोगे, एग्जाम दे के बैठ जाओगे? नहीं, लगे रहना, छोड़ना मत। प्रयास में लगे रहोगे तो रिजल्ट पक्का होगा। क्योंकि यही ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट होता है जिनके बारे में कहा गया है कि मैट्रिक में 3rd डिवीजन है, किसी तरह किसी कुर्सी टेबल पास पहले गांव में कहता था सब, तो वो टाइप का है, उनका रिजल्ट हुआ है। तो उसको ये आरोप लगा देना कि घूस दिया होगा, ऐसे हुआ हो, गलत है। क्योंकि मेहनत अगर कर रहा है तो पार्ट थर्ड थर्ड डिवीजन वाला मैट्रिक वाला आईएएस नहीं बना है क्या? बना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास में जो अटेंडेंस के लेकर हम बोल रहे हैं कि बहुत लोग तो इतना सतत प्रयास कर रहा है कि अब रिजल्ट के बाद आके कहेगा नहीं होगा कि सर हम तो पढ़ रहे थे। डेली क्लास करने की आवश्यकता इसलिए है, कहीं भी जाओ पंक्चुअलिटी अगर मेंटेन है तो तुम्हारा रिजल्ट होगा। क्योंकि गुरु का ग्रेस भी लगता है। अब गुरु जी पढ़ा रहे हैं, ग्रेस वाले लोग गायब हैं। अब बाद में आके कहेंगे मेरा ये टॉपिक सर कल एक कंप्लेन ऐसे ही आया था कि मेरा ये टॉपिक छूटा हुआ है सर, ये छूटा हुआ है। तो टॉपिक तो हमने नहीं छोड़ा, हम तो लगातार लेके चल रहे हैं। आप अब्सेंट हैं, किसी कारण से ना कर पाए तो दिक्कत है। अब शादी ब्याह भी देखिएगा, बर्थडे पार्टी भी खाइएगा, आमो खाना है, लीचियों खाना है, सब खाना है, और रिजल्ट भी चाहिए, तो वो कुछ तो त्याग मांगता है। अरे रिश्तेदार आज बुरा मान जाएंगे, शादी में नहीं जाइएगा। रिजल्ट नहीं होगा तो वही गाली भी देगा, सबसे पहले वही आपको कोसेगा कि पढ़ तो रहा था, कहाँ निकल गया। और शादी में नहीं जाओगा तो 2 दिन गाल फुलाएगा, फुलाने दो, क्या दिक्कत है। रिजल्ट आएगा तो मिठाई लेके खुद दे आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कहते हैं कि इस चीज को मानना है। हमारे रिलेशन वाले बहुत चिढ़े रहते हैं हमसे कि कहीं नहीं आता है। हम अपना काम देखते हैं, भाई समय मिलेगा हम आएंगे, अपना सुविधा देखते हैं। अब बुरा मानो अच्छा मानो, उससे क्या लेना देना। तो जो बहुत बच्चे हैं जो अपसेंट कर रहे हैं कि शादी ब्याह है, बर्थडे है, काम नहीं आएगा, बाद में पछताओगे। लिखो आगे, कार्यकारी में लिखिए, राज्य सरकार, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास सभी प्रकार के औपचारिक कार्य, राज्य पास गलती लिखवा दी है, पास नहीं होता, राज्य सब लिख लिया, राज्य सरकार के सभी कार्य, राज्य सरकार के सभी कार्य, सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम पर, सॉरी, राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, नाम पर किए जाते हैं। इसी में लिखिए राज्यपाल, अगला पॉइंट, राज्यपाल, राज्यपाल महत्वपूर्ण कार्यपालकीय शक्ति, राज्यपाल की महत्वपूर्ण कार्यपालकीय शक्ति मुख्यमंत्री तथा, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की महत्वपूर्ण कार्यपालकीय शक्ति मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसका सर्वोच्च कार्यकारी काम क्या है, पहले लिख लीजिए। राज्यपाल का सर्वोच्च कार्यकारी काम क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद, मतलब सबसे बड़ा कार्यकारी काल राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अगर पूछा जाए कि किसी राज्य के राज्यपाल का सर्वोच्च कार्यकारी कार्य क्या है, ऑप्शन में अगर देगा तो टिक मार लोगे? तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यकारी कार्य यही है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य को नियुक्ति करना। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिएगा राज्यपाल, सब है सारा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो है ना सेम इसमें भी है। बस टॉपिक है तो मैं लिखवा रहा हूँ, तो हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल अलग है इसलिए लिखवाना पड़ रहा है। आगे लिखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी बिहार के संदर्भ में, राज्यपाल राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, कौमा, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, कौमा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, कौमा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, कौमा, वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग लिखना, वित्त आयोग मत लिखना, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, याद रखना, पंचायत के लिए देता है फंडिंग ये। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, कौमा, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करता है, तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। वो तो है कुलपति, ये कुलाधिपति होता है, ये सभी कुलपतियों के हेड ये कुलाधिपति होते हैं, बाकी सब कुलपति होता है। तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, ये क्या हो जाएंगे, कुलाधिपति। हाँ, सारा विश्वविद्यालय का जितना जो कुलपति है उसके सबसे हेड कौन है, ये। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने ये दर्जा छीन लिया है। बिहार सरकार की भी चर्चा चल रही है कि अब मुख्यमंत्री इसका क्या होगा, कुलपति बनेगा। पश्चिम बंगाल ने क्या किया, राज्यपाल का पावर लेके अब मुख्यमंत्री में समाहित कर दिया है। तो वो हम केस स्टडी में पढ़ेंगे, मेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर यही लिखो, आगे लिखो, नेक्स्ट लिखिए। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए इन पदों के, इन पदों के अधिकारियों को, अधिकारियों को हटाने की शक्ति, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल का। फिर से उतना रिपीट क्यों करवाते, सीधे लिखवा दिया क्या, राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। वही करेंगे लेकिन हटाएंगे वो, राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के, राज्यपाल के पास, ठीक है। लिखिएगा, राज्यपाल के द्वारा, अगला पॉइंट लिखिए, राज्यपाल के द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल हेतु, राज्यपाल के द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल हेतु, राज्यपाल के द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है, तथा लागू होने पर, तथा लागू होने पर, तथा लागू होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तथा लागू होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तथा लागू होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए, विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। दूगो कॉपी तो भरवाइए देंगे, एक कॉपी से तो काम चलना नहीं। लिखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां, इसमें लिखिए, अब देखो यहाँ पर एंग्लो इंडियन का जो लिखो, लिख लो, लिखो राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में, राज्यपाल के द्वारा, हटा दिया गया है, याद रखना है, राज्यपाल को द्वारा राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाता है, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ब्रैकेट में कर दो आर्टिकल 333, ब्रैकेट में कर दो आर्टिकल 333, 333। लोकसभा में कितना है, 331। राज्यसभा में नहीं याद है, 333, 333 लिखिएगा। 193 से कि कब से हटाया गया है, एंग्लो इंडियन किससे हटाया गया है, 104 से, पक्का। हाँ 2019 में।
लिखिए, लिखो इसमें, फैक्ट चेक कर लो। 104वां है, इसमें किताब में तो दिया नहीं है, नया नया डेटा है, इसमें नहीं दिया है, पुराना है। लिखिए, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, हम 104 भी हमको भी याद आ रहा है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 104 ही है ना? 104 ही होना चाहिए। कितना देर नहीं चल पाएगा? एगो तो पूरा ना हटाना पड़ेगा ना, दूसरा लगाइए नया। उसमें से ले लीजिए, स्टूडियो वाला कोई। क्या वो है? लगा दीजिए सर, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आवाज आपको आएगी, आवाज अब आएगी। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, साउंड में अब कोई इशू तो नहीं है? साउंड में अब इशू कोई नहीं ना है? बता दीजिए। हमने बताया था, इससे पहले हमने चर्चा की है। कोई नहीं, यहाँ से देखिए ना आप, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। एंग्लो इंडियन के बारे में बता रहे थे कि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था क्यों की गई थी। प्रियंका आ रही है, वेरी गुड। एंग्लो इंडियन की व्यवस्था क्यों की गई बताया था। मैंने बताया था कि जब देश आजाद हुआ था, वैसे विदेशी राज्य, विदेशी मतलब जो देश थे, जैसे पुर्तगाली कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, इन लोगों का कुछ नागरिक यहाँ रह गया था, भारतीय बन गया था, या जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, वो क्या हुए थे, आंग्ल भारतीय कहलाए थे। तो उनकी संख्या को देखते हुए देश के आज़ादी के बाद उनके प्रतिनिधित्व की बात की गई, तो रखने में व्यवस्था कर दिया कि इनके मेंबर को हम लोग सदन में रखेंगे। अब उसकी जरूरत नहीं है तो हटा दिया गया, बस यही मैं बताया था। लिखवाया आपका कुछ नहीं गया है। आगे लिखिए, लास्ट क्या लिखवाया, लास्ट लाइन।
जिस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, जिस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात अर्थात विधान परिषद एवं विधानसभा, अर्थात विधान परिषद एवं विधानसभा, उसको घेर देना है। अर्थात से लेके विधानसभा विधान परिषद को घेर दीजिए। अर्थात विधानसभा एवं विधान परिषद, ठीक है। वहां वहां राज्यपाल वहां राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के वहां राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। वहां राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। नोमिनेट, चुनाव नहीं, इलेक्ट नहीं, क्या मनोनीत लिखिएगा, ठीक है। मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है मतलब सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कितना भाग को, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो 1/6 का विधान परिषद के कितना राज्यपाल चुनेगा? 1/6। आगे लिखिए, फिर लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, यदि किसी मंत्री के द्वारा, सेम सब वही है, यदि किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर निर्णय लिया गया हो, यदि किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर निर्णय लिया गया हो परंतु मंत्री परिषद ने संज्ञान नहीं लिया हो, यदि किसी मंत्री के द्वारा किसी विषय पर निर्णय लिया गया हो परंतु मंत्री परिषद के संज्ञान में न हो, परंतु मंत्री परिषद के संज्ञान में न हो, तो राज्यपाल, मंत्री परिषद के संज्ञान में न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। मांग करेगा कहाँ पर? कहेगा सदन में रखवाइए। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है, विचार करने की मांग कर सकता है। आगे लिखिए, देखिए राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र का उद्घाटन एवं सत्रावसान, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र का उद्घाटन एवं सत्रावसान करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र का उद्घाटन एवं सत्रावसान करता है। विधानमंडल किस क्षेत्र में? जहां पर होगा दोनों, और नहीं तो विधानसभा का करेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखिए, देखिए राज्यपाल विधायिका से संबंधित विभिन्न मामलों को, अगला पॉइंट लिखिए, राज्यपाल विधायिका से संबंधित विभिन्न मामलों को, राज्यपाल विधायिका से संबंधित विभिन्न मामलों को आवश्यकता पड़ने पर मामलों को आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से मांग कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से मांग कर सकता है, अथवा विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है, अथवा विधानमंडल में अपना मेंबर भेज देगा, विधानमंडल में अपना सदस्य भेज सकता है, ठीक है। अब इस संबंध नहीं लिखवाएंगे, राज्यपाल साइन करता है तो कोई भी विधेयक एक्ट बनता है, ये सब आसान चीज नहीं लिखवाएंगे। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको सुरक्षित रख सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे सुरक्षित रख सकता है। 200 201 समझा चुके हैं हम। या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, याद है, समझाए थे। 200 आर्टिकल के द्वारा ही करेगा, और 201 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करेगा? वापस कर देगा, कहेगा कि विधानमंडल में रखवाओ। तो या क्या लिखवाया है? राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। फिर लिखिए,
लिखिए, विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है। अगला लिखिए, अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। भाषण देंगे, भाषण आरंभ करेंगे तभी शुरू होता है। अभिभाषण से शुरू होता है। अगला लिखिए, संविधान के आर्टिकल 213 का प्रयोग करते हुए, संविधान का अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए, संविधान का अनुच्छेद 213 213 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जो जो विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात तक, जो विधानमंडल के बैठक आरंभ होने के जो विधानमंडल के बैठक आरंभ होने से जो विधानमंडल के बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह के पश्चात, 6 सप्ताह तक कर दीजिए, लागू होता है। उसके बाद नहीं रहेगा, 6 सप्ताह तक लागू होता है। अब 6 सप्ताह में अगर पास हो गया तो पास, नहीं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अध्यादेश कभी ये भी खींच सकता है। तो जो राष्ट्रपति का पावर 123 में है, वो पावर इनको 213 में है। कोई दिक्कत? अब हेडिंग लगाइए, वित्तीय शक्तियां। मतलब ये हुआ कि अध्यादेश कब लागू होता है? जो दोनों सदन सत्र में नहीं हो। जिस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, विधानमंडल है, मतलब विधानसभा विधान परिषद नहीं चल रहा है, और लेकिन देश राज्य हित में कानून की जरूरत है, अत्यावश्यक कानून की जरूरत है, कुछ बिल पेश करना है, कुछ भी कारण है, तो राज्यपाल क्या करेगा, 213 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर देगा। अध्यादेश में वही शक्ति है जो विधानमंडलों के द्वारा कोई भी विधेयक को लाने में जो शक्ति, सेम बराबर पावर है। अब जैसे ही सदन का बैठक होगा तो दिया गया है कितना, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर राज्य के विधानमंडल में उसको पारित कराना होता है। पारित हो गया तो एक्ट बन गया, हमेशा काम करेगा। अगर नहीं करना है तो 6 सप्ताह बाद वो कुछ नहीं करेगा, अपने आप विधेयक खत्म। लेकिन उसके द्वारा काम होगा वो चलते रहेगा, या राज्यपाल बीच में कभी भी वापस ले सकता है। तो राष्ट्रपति में जो समझाए वही है। हाँ, 370 के बारे में तो इतना जानिए कि कभी भी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये एक कार्यपालक आदेश दिया गया था। आर्टिकल 370 के लिए संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये एक कार्यपालक, जैसे योजना आयोग का निर्माण होता है ना, जैसे हुआ था, सेम वही प्रकार का ये आदेश था। तो 370 को आदेश दिया राज्य किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उसको इनलिस्ट कर दिया गया। इनलिस्ट का मतलब है कि संसदीय प्रोविजन में उसको ऐड कर दिया गया। नहीं चलेगा। हाँ, तो उसमें क्या, वही तो किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब राज्यपाल के द्वारा कार्यपालक आदेश देके लागू किया गया, मतलब एक प्रकार का अध्यादेश ही है, तो अध्यादेश का सीमा कितना दिन होना चाहिए था, 6 सप्ताह। लेकिन अभी तक कभी वहां पर इतना मतलब ज्यादा तेज था सब, क्या बताया, जम्मू कश्मीर में, कि कभी भी सदन में इसको पासे नहीं होने दिया। तो पारित जब तुम नहीं करने दिए तो ऐसे भी तो लैप्स कर जाता है, नियम तो यही कहती है ना कि लैप्स कर गया। लेकिन ये कहता था कि हम जब तक दोनों सदन, पाकिस्तान जो जब लाया गया था तब कुछ बहुत सारा क्षेत्रों से ऐसा था कि सब जब वहां बैठेंगे, सारा दल बैठेगा तब ये पास होगा। वैसा कभी स्थिति ही नहीं आया, और उस बहाना को प्रयोग करके बहुत दिन शासन किया। यहाँ पर जैसे सरकार बदली, कहा कि ये तो कार्यपालक आदेश है, ये तो संविधान में उसके लिए कोई प्रोविजन किया ही नहीं गया है, इस आदेश को इतना दिन तक लागू रहने का कोई मतलब ही नहीं था, कैंसिल कर दिया। कहाँ कुछ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला? कोई बोल ही नहीं सकता है, इनलिस्टेड नहीं था। ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। आगे लिखिए, नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियां लिखिए। लिखिए, यह राज्य का वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कर दीजिए। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, ब्रैकेट में कर दीजिए राजकीय बजट। वह राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, ब्रैकेट में कर दीजिए राजकीय बजट, विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित करता है। वह राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राजकीय बजट, विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित करता है। विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल के पूर्वानुमति बिना, दूसरा पॉइंट,
राज्यपाल की पूर्वानुमति बिना, राज्यपाल की पूर्वानुमति बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के पूर्वानुमति बिना धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, राज्यपाल आकस्मिक निधि से, राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धन, अग्रिम धन, राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धन, अग्रिम धन सरकार को दे सकती है, सरकार को दे सकती है। राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम धन सरकार को दे सकती है ताकि अप्रत्याशित खर्चों को पूरा किया जा सके, ताकि अप्रत्याशित खर्चों को पूरा किया जा सके, ताकि अप्रत्याशित खर्चों को पूरा किया जा सके अगर ऐसी नौबत आती है, ताकि अप्रत्याशित खर्चों को पूरा किया जा सके अगर ऐसी नौबत आती है। ब्रैकेट में कर दो, अगर ऐसी नौबत आती है, क्या दिक्कत है। देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों पर, प्रत्येक 5 वर्षों पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्ति हम सारे समझा चुके थे आप लोगों को, उसके साथ तो थोड़ा न्यायिक शक्ति में थोड़ा कम लिखवाएंगे। लिखिए, हेडिंग लगाइए, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अब खाली ऐसे ही लिखवाते चलते शक्ति 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 लिखवा के पॉइंट में तो कोई काम का नहीं होता, थोड़ा सा डील करवाना जरूरी है इसमें। लिखिए, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति लिखिए, इसमें लिखिएगा, राज्यपाल को ही राज्यकाल, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं जो राज्य सूची के विषयों से संबंधित है, जो राज्य सूची के विषयों से संबंधित है, राज्य सूची के विषयों से संबंधित है, राज्य सूची के विषयों से संबंधित है। अब क्या क्या लिखो, पॉइंट 1 लिखो, राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को, राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति, दोषी व्यक्ति कैसा, राज्य सूची के अंतर्गत याद रखना है, तो राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, ऑब्लिक दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, ऑब्लिक दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी लिख लो, ऑब्लिक दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, बदलाव कर सकता है। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति में 2 अंतर है। लिखिएगा, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति में 2 अंतर है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति में 2 अंतर है। स्टार मारिए, प्रश्न यहां से पूछते हैं, ध्यान रखना है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति में 2 अंतर है। स्टार मार ली इसके, ये प्रश्न यहां से आता है। पहला लिखिए, ऐसे लिखिए, प्रथम ऐसे करके, प्रथम ऐसे लिखिए, प्रथम कॉमा लेके लिखिए, प्रथम कॉमा लिखिए,
राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। राज्यपाल तुम लिखो ना पहले। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, परंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। परंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। परंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? परंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पूरा माफ कर देंगे, सीधे घरे जाओ, ये पावर है। राज्यपाल माफ नहीं, उसके नेचर में परिवर्तन राज्यपाल कर देगा। फांसी है तो उसको क्या करेगा, वो दे देगा, कुछ कर लघुकरण करने की शक्ति है। लेकिन मृत्युदंड के मामला में राज्यपाल क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल तो सकता है राज्य सूची से संबंधित, लेकिन पूर्णतः क्षमा दान की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति में है। यहीं से कंफ्यूज कर देगा। दूसरा दूसरा प्रथम है ना, तो प्रथम का लिखे द्वितीय। अब संस्कृति पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दूसरा क्यों लिखेंगे, द्वितीय लिखे, कॉमा दीजिए, द्वितीय लिख के लीजिए। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता, राष्ट्रपति जबकि राष्ट्रपति सजा को कम भी कर सकता है या माफ भी कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति सजा को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति सजा को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति सजा को कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। दो अंतर याद रहेगा, इसको बॉक्स में घेरो, सबसे पहले काम करो ताकि भाग ना जाइए। ये दोनों अंतर को बॉक्स में घेरिए, लाल रंग से, पीला रंग से, येलो, कितना कितना रंग तो आप यूज करते हैं, ग्रीन रंग, ठीक है। जेबरा क्लासेज। आगे लिखिए, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिए। इसी अब इसका समाधान हो गया। अब अन्य है तो कुछ अन्य शक्तियां, न्यायिक में न्यायिक शक्तियां है लिखवा रहे हैं ना, तो न्यायिक में कुछ अन्य भी तो लिखिए। राज्यपाल राज्यपाल हाईकोर्ट के साथ विचार विमर्श करके राज्यपाल हाईकोर्ट के साथ विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों राज्यपाल हाईकोर्ट के साथ विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रमोशन कुछ भी कर सकता है। राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रमोशन को क्या बोलते हैं, स्थानांतरण एवं पदोन्नति, ठीक है, सही है, स्थानांतरण एवं पदोन्नति कर सकता है। क्या करता है, अवतरण नहीं बोलते हैं इसको, प्रोन्नति बोलते हैं। प्रमोशन में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण सुने हैं ना, प्रमोशन में आरक्षण है ना, प्रोन्नति में, ठीक है, प्रोन्नति कर सकता है। दूसरा लिखिए, राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जिसके लिए हाई कोर्ट और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। जिसके लिए हाई कोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। जिसके लिए वह हाई कोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। जिसके लिए वह हाई कोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। ये आपका राज्यपाल का कौन शक्ति था, न्यायिक शक्ति था। अब राज्यपाल का एक और शक्ति, इसको बोलते हैं विवेकाधीन शक्ति, राष्ट्रपति से भी ज्यादा है कोई मामलों में। तो लिखिए, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, आज राज्यपाल समाप्ति करेंगे हम।
विवेकाधीन शक्तियां, जब तक सर नहीं नजर आ जाए, सर का दर्शन हो जाएगा फिजिक्स वाले का। आए हुए हैं, दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कल करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, नहीं थोड़ा सा फिंगर को भी रेस्ट दीजिए, क्योंकि आप लोगों को योगा करने का, एक्सरसाइज का कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज हम एक्सरसाइज करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आना है, हाथ उंगली तो इतना मजबूत करा देंगे। खाली हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट अभी नहीं मिल रहा है ना, तो उसमें तो एंशियंट मेडाइवल वर्ल्ड सब में लिखा लिखा के एक्सपर्ट बना देंगे। साइंस में जनरली कॉन्सेप्ट ही समझिए, ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए। हमारे सब्जेक्ट में या जितना जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि बिना लिखे हुए अगर खाली समझाएंगे तो खाली कहानी रह जाएगा। कुछ दिन में खाली हमारा चेहरा याद आएगा, कहानी से भूल जाओगे। तो सर पढ़ाए थे लेकिन कुछ लिखवाए नहीं थे, तो बाद में तुम लोग एक पर एक तो गाली देते हो। ठीक है, ठीक। क्या हंस रहे हैं अजय जी? गाली नहीं देता है स्टूडेंट सब? हम सुने हैं कि पानी पी पी के गली आता है। ठीक, कोई नहीं, आगे करेंगे अगले क्लास में, रुक जाइए। नेक्स्ट क्लास में आपका राज्यपाल समाप्त होगा और स्थानीय शासन को कर लेंगे। अब इसी प्रकार फिर चलेंगे संसद में, पूरा को कंप्लीट कर लेंगे। फिर न्यायपालिका में चलेंगे। अब बाद का जो सेक्शन है बहुत अधिक नहीं पढ़ना, उसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ लेना है। मतलब मुश्किल से 10-12 क्लास मुझे लग रहा है, उससे कम में ही हम कोशिश करेंगे कि आपका ये समाप्त कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।